हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ लीनियर अलजेब्रा। पिछले लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल्स और लीनियर ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन देखे थे, कैसे किसी लीनियर ऑपरेटर को पॉलिनोमियल्स में अप्लाई करते हैं। उसका एक एग्जांपल है आपके पास। एग्जांपल है लेट एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम K3 टू K3। अब तो समझ में आया ना क्या है, ये है डोमेन, ये है कोडोमेन। डोमेन आपका कैसा डायमेंशन है, आपका 3 डायमेंशन वाला डोमेन है, 3 डायमेंशन वाला कोडोमेन है। मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स इनपुट होंगे, 3 एलिमेंट्स आपके आउटपुट में मिलेंगे। बी डिफाइंड, और ये फंक्शन जो ये मैपिंग है, ये फंक्शन डिफाइंड कर दिया गया। एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0xy। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो आपका पहला एलिमेंट आएगा वो चला आएगा आपके दूसरे एलिमेंट में, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो चला आएगा थर्ड एलिमेंट में, और फर्स्ट एलिमेंट में जो आउटपुट होगा वो मिलेगा 0। ये किस तरह का मैपिंग डिफाइंड है फॉर कोई भी ए बी सी बिलोंग्स टू K to the power of 3। ठीक है ना, फॉर K to the power of 3 मतलब K3 वाले स्केलर फील्ड में, 3 डायमेंशनल स्केलर फील्ड में आपके कोई भी आप ले लेते हो एबीसी, तो यही रूल फॉलो करेगा। हमको पता है कि एफ का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक रूल होता है, एक मैपिंग होता है, ये हमको डिफाइंड है। यहां से अगर मैं निकालूं एफ प्लस आई ऑफ एबीसी, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, सम ऑपरेशन कर रहा हूं एफ मैपिंग का किसी आइडेंटिटी मैपिंग से। तो आई एफ प्लस आई अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो मेरे को पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एफ ऑफ ये हो जाएगा प्लस आई ऑफ ये हो जाएगा। देखो एफ ऑफ ये हो गया प्लस आई ऑफ ये हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए बी सी निकालना है हमको, तो रूल के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो जाएगा सेकेंड में, सेकेंड जो है वो चला जाएगा थर्ड में, और फर्स्ट में आ जाएगा 0। तो फर्स्ट में मैंने 0 लिखा, फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा सेकेंड में, सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा थर्ड में। समझ में आया ना। उसी तरह से आइडेंटिटी मैपिंग, आइडेंटिटी मैपिंग मतलब जो इनपुट में था वही आउटपुट में मिलेगा। तो आइडेंटिटी ऑफ इतना मतलब फर्स्ट ए बी सी आपने घुसाया था तो ए बी सी आपको मिल चुका है। अब क्योंकि ये 2 वेक्टर्स हैं आपके 3 डायमेंशनल, इसलिए आप इसको ऐड करोगे। 0 प्लस ए बन गया ए प्लस बी बन गया ए प्लस बी प्लस सी बन गया बी प्लस सी। समझ में आया, ठीक है। अब मेरे को ये टेस्ट करना है कि एफ क्यू या F3 अगर मैं निकालूं मैपिंग, थर्ड मैपिंग अगर मैं निकालूं ABC का, तो वो कैसा आता है। तो मेरे को 0 मिलेगा। कैसे, रूल से देखो। मेरे को पता है कि फर्स्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको समझाया कि F0 मतलब F पावर 0 का मतलब होता है I, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से दे देगा पावर 0। पावर 2 जो है वो F सर्कल F देगा, और F सर्कल F का मतलब क्या होता है, F ऑफ F है ना। कॉम्पोजिशन मैंने आपको सिखा के रखा हुआ है, अंदर में आपका जो मर्जी रहे वो आप अंदर में फीड कर दोगे। फिर F क्यूब मतलब F स्क्वायर सर्कल F, मतलब यहाँ पे F स्क्वायर कॉम्पोजिशन ऑफ F निकालोगे यार, F में आपका जो भी मर्जी वो रहे। इस तरह से ये सीरीज चलता रहेगा। मुझे निकालना है F3, तो F3 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, F स्क्वायर सर्कल F स्क्वायर चाहिए हमको, तो पहले F स्क्वायर निकालते हैं। तो देखो F स्क्वायर का मतलब F सर्कल F मतलब F ऑफ F, मैंने लगा दिया F ऑफ F ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है F ऑफ ABC निकालना है ना। देखो यहाँ पे F क्यूब ABC निकालना है, तो अंदर यहाँ जो ब्रैकेट है उसमें क्या डालूंगा मैं, ये चीज ABC, तो यहाँ पे डाल दिया ABC। अब F ऑफ ABC क्या होता है बताओ, फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट दूसरे जगह जाना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट थर्ड जगह जाना चाहिए। तो ये आपका ये हो गया। इसका सॉल्व करो, ये वाला सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, फिर से आप इस पे F लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे F है। इस पे जब आप लगाओगे तो फर्स्ट एलिमेंट तो 0 रहेगा, जो सेकंड रहता है वो चला जाता है आपका थर्ड में, ठीक है ना, और जो फर्स्ट रहता है वो चला जाता है सेकंड में। ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, इसका तो जगह नहीं है तो भाग गया। तो ये मिल गया F स्क्वायर, पता चल गया ये। अब आ जाओ F3 निकालना है हमको। F3 मतलब F स्क्वायर ऑफ F ऑफ समथिंग, तो F स्क्वायर ऑफ F ऑफ समथिंग। ये समथिंग क्या है, ABC, तो ABC आपने यहाँ पे F ये वाला तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। F ऑफ ABC का मतलब 0AB। अब F स्क्वायर ऑफ ये लगाना है, तो फिर से देखो इसका लगाने का क्या रूल था, F स्क्वायर यहाँ पे आपने फाइंड किया था ना, देखो 00A। कहने का ये मतलब था कि F स्क्वायर जब फाइंड करोगे तब क्या मिलेगा, 00A आना चाहिए। तो यहाँ पे आप 00 और जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो चला जाना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पे आज आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो चला जाना चाहिए लास्ट में। तो ये बन गया आपका 000। ठीक है, A भाग गया B भाग गया, क्योंकि सेकंड और थर्ड में हमको पता है कि F3 में उस जगह नहीं होता उसके लिए। तो यहां से हमको ये पता चला कि F3 जो है वो हमको 000 मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि हम ऐसे लिख सकते हैं F3 इज इक्वल टू 0, द जीरो मैपिंग इन ए अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में। इसका ये मतलब है कि f इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल pt ऑफ t टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि यहाँ f3 है इसलिए मैंने आपको रिलेट करके भी दिखाया था। ये पॉलिनोमियल को आप कैसे मैपिंग के पावर्स के टर्म्स में लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे देखो मैपिंग का पावर कितना है 3,
f टू द पावर ऑफ 3, उसी तरह से पॉलिनोमियल pt का क्या हो जाएगा d टू द पावर ऑफ 3। सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस आपको सिर्फ लॉजिक पकड़ना है, क्या करना है, इसमें प्रॉब्लम आपसे सबसे बन जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर मैट्रिसेस एज लीनियर ऑपरेटर्स। स्क्वायर मैट्रिक कैसे लीनियर ऑपरेटर की तरह काम करता है। लेट m इज इक्वल टू m n कॉमा n, मतलब एक वेक्टर स्पेस है आपका, और यहाँ पे आपका पता है नंबर ऑफ रोज n है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है, मतलब ये कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सारे के सारे जितने तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं ना, 1x1 मतलब एक सिंगल एलिमेंट, या फिर 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, समथिंग क्रॉस समथिंग, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। वैसे के जितने भी दुनिया भर के आपके मैट्रिक्स हैं वो सब एकोमोडेट हो जाएंगे आपके एक वेक्टर स्पेस में। उस वेक्टर स्पेस को मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस बोल रहे हैं। कैसा वाला, स्क्वायर मैट्रिक्स वाला। सो लेट m इज इक्वल टू m n कॉमा n बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्क्वायर n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर k। एक है आपका फील्ड, फील्ड के ऊपर आपका वेक्टर स्पेस, उस वेक्टर स्पेस उस डब्बे में सारे के सारे आपके मैट्रिक्स फीड हो जाएंगे। कैसे वाले, सारे स्क्वायर वाले। तो पहला लाइन का वो मतलब है। दूसरा, then any matrix A in M defines a linear mapping FA goes to from Kn to Kn by this। ये आपका मैट्रिक्स मैपिंग का डेफिनेशन है। वो जो वेक्टर स्पेस है आपका, उस वेक्टर स्पेस में से कोई भी आप मैपिंग उठा लेते हो, मतलब कोई भी आप मैट्रिक्स उठा लेते हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो, एनी मैट्रिक्स A in M, M मतलब एक वेक्टर स्पेस, उसमें से आपने A नाम का एक मैट्रिक्स उठाया, A नाम का एक मैट्रिक्स उठाया, तो वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा एक लीनियर मैपिंग को। कैसा मैपिंग होगा, FA फ्रॉम Kn टू Kn। अब देखो यहाँ पावर में क्या है, n है, पावर में क्या है, n है, दोनों सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम है, तो हमको पता है कि स्केलर फील्ड के ऊपर ही डिफाइन करते हैं ना मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे अभी रियल मैट्रिक्स मतलब आपका रियल मैट्रिक्स है, तो इससे स्केलर फील्ड पे डिफाइंड है, राइट। तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स में जब घुसेंगे, कॉम्प्लेक्स वाले मैट्रिसेस में, तो उसमें कहानी बदलेगी, लेकिन अभी फिलहाल उसको साइड करो। अभी यहाँ पे आ जाओ, FA कोई मैपिंग है, FA का मतलब, F मतलब क्या होता है, फंक्शन या फिर मैपिंग। A क्यों लिखा हुआ है, क्यों मैट्रिक्स का नाम है। जो M था आपका वेक्टर स्पेस का बॉक्स, उसमें से आपने एक A नाम का मैट्रिक्स उठाया था, तो उसी मैट्रिक्स को मैपिंग के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समथिंग गोज टू समथिंग, कॉलम्स रोज दोनों सेम है, इसलिए इस तरह का मैपिंग है। बाय दिस, ये है आपका फॉर्मूला, और रूल आप बता सकते हो। जैसे FA ऑफ U अगर लगाओगे तो बस और कुछ नहीं, मैट्रिक्स को U के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। वेयर द वेक्टर्स इन K आर रिटन एज कॉलम्स, बस यहाँ पे जो वेक्टर्स आप उठा रहे हो, Kn में जो आप वेक्टर्स उठा रहे हो, उसको आप कैसे लिखोगे, कॉलम्स के टर्म्स में। ध्यान रहे, रोज के टर्म्स में नहीं, कॉलम्स के टर्म्स में। याद है मैंने आपको घसने के लिए बोला था कॉपी फाड़ दो, है ना। किस लिए बोला था, इसलिए बोला था कि वेक्टर्स जो आप उठाओगे Kn से, वो कॉलम्स के टर्म्स में लंबा लंबा इस तरह से लिखने चाहिए। रोज वाइज सुला सुला के नहीं लिखोगे, खड़ा खड़ा करके लिखोगे, ठीक है। बिकॉज द मैपिंग इज फ्रॉम Kn इनटू इटसेल्फ, क्योंकि मैपिंग Kn से Kn में ही है, इसलिए द स्क्वायर मैट्रिक्स A इज द लीनियर ऑपरेटर, नॉट सिंपली अ लीनियर मैपिंग। इसलिए जो स्क्वायर मैट्रिक्स आपने उठाया है वो सिर्फ लीनियर मैपिंग ही नहीं, लीनियर ऑपरेटर भी है। क्योंकि हमको पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या ऑपरेटर बोलो, आपका डोमेन और रेंज सेम होता है, मतलब एक ही बॉक्स के उसमें खुद ही मैपिंग हो जाता है। दूसरे वाले डब्बा में नहीं जाएंगे, या दूसरे वाले बॉक्स या अंडा में नहीं जाएंगे, उसमें खुद ही मैपिंग हो जाएगा। तो वैसे में हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मैपिंग बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, सॉरी ऑपरेटर बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मैपिंग Kn का Kn में खुद हो जा रहा है, देखो ना, Kn का Kn में खुद हो जा रहा है, इसलिए इस स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। सिर्फ लीनियर मैपिंग तो है, नो डाउट, लेकिन उस लीनियर मैपिंग को लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, सिंपली लीनियर मैपिंग नहीं बोलेंगे। सपोज A एंड B आर मैट्रिसेस इन M। अब सुनो, पहले अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सिर्फ एक मैट्रिक्स A नाम का उठा लिया मैंने, अब बात आ रही है दो मैट्रिक्स की। A और B मैट्रिसेस हैं उस M वेक्टर स्पेस में। देन द मैट्रिक्स प्रोडक्ट AB इज डिफाइंड। ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट, जैसे आपका वेक्टर स्पेस इमेजिन करो, एक वेक्टर स्पेस है M, उसमें से आपने A मैट्रिक्स उठाया और B मैट्रिक्स उठाया, तो उस दो मैट्रिक्स को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो भी उसी वेक्टर स्पेस में अंदर डिफाइंड होगा। दो स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको थर्ड जो प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन मिलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, कैसा मिलेगा, वो भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ना। तो सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है कि वो भी तो वेक्टर स्पेस का ही प्रोडक्ट होगा।
राइट। तो वही चीज बोला है, वो डिफाइंड है। फर्दर मोर फॉर एनी कॉलम वेक्टर u इन kn, जो आपने कॉलम वेक्टर उठाया है kn से, जो कॉलम वेक्टर, ये u क्या है, एक कॉलम वेक्टर है, ये जो आपने वेक्टर उठाया है kn से, उसको अगर आप इस तरह से ऑपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ इस कॉलम वेक्टर पे सिर्फ एक ऑपरेशन करा है, मैट्रिक्स एक ऑपरेशन करा है। यहाँ पे जो आपने प्रोडक्ट फाइंड किया है वेक्टर स्पेस से, उस प्रोडक्ट का ऑपरेशन करा दिया इस पे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, fa ऑफ u का मतलब होता था जो मैट्रिक्स है उसको उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा, f ऑफ ab को u से करना है हमको, तो ab को u से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं ना। अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वाला रूल तो हम जानते हैं कि ab को मल्टीप्लाई करेंगे u से, तो आप a को बाहर रख सकते हैं और bu को रख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं, ठीक है। अब यहाँ bu जो है, bu को और कैसे लिख सकते हो मैपिंग के टर्म्स में, इसको हम fb ऑफ u लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम fb ऑफ u लिख दिए अंदर में। a को आप क्या लिख सकते हो, a को आप लिख सकते हो fa लिख सकते हो। तो ये क्या बन जा रहा है, कॉम्पोजिशन बन जा रहा है कि नहीं, fb ऑफ u हो गया, fb ऑफ u और f ऑफ a। तो इसको हम कैसा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं fa सर्कल f ऑफ b, इसका हमको कॉम्पोजिशन कर देना है u के ऊपर। अब आओ उल्टा, वापस आओ, देखो fa को एक मैपिंग है, सर्कल FB कोई दूसरा मैपिंग है, ठीक है। तो FA सर्कल FB अगर मेरे को U पे फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या है, कॉम्पोजिशन है। पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार इसका कर देंगे, इसका है ना, FB ऑफ U का फाइंड करेंगे पहले, और उसके बाद फिर F ऑफ FA का, फिर F ऑफ B, फिर U का फाइंड कर देंगे। ये सब तो सीख चुके हैं ना, कॉम्पोजिशन वही चीज है। इन अदर वर्ड्स ये तीन स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो आपने ए बी फाइंड किया है, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी एज लीनियर मैपिंग्स। मतलब ए बी का मतलब एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी, तो वो कॉम्पोजिशन शो करता है, प्रोडक्ट शो करता है आपका कॉम्पोजिशन। दूसरा, सम अगर आप करते हो, मैट्रिक्स का सम जो है ये कॉरेस्पॉन्ड कर देता है मैपिंग का सम। मैपिंग का सम सीख चुके हैं ना, वही। और थर्ड वन है आपका स्केलर प्रोडक्ट। अगर स्केलर प्रोडक्ट को आप, स्केलर नंबर को आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो स्केलर प्रोडक्ट किसका बन जाता है, ए का, और ये मतलब स्केलर प्रोडक्ट के ए, ये क्या कॉरेस्पॉन्ड करता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एज अ लीनियर मैपिंग। जो आप मतलब स्केलर प्रोडक्ट मैपिंग में कर रहे थे, जो मैपिंग का प्रोडक्ट होगा वो आपका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कर दिया स्केलर के साथ में, तो आप बोल सकते हैं ये और कुछ नहीं, मैपिंग का स्केलर प्रोडक्ट है। और मैपिंग का स्केलर प्रोडक्ट वगैरह ये सब भी चीज हम लोग सीख चुके हैं। तो आई होप काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा स्क्वायर मैट्रिसेस को हम लोग लीनियर ऑपरेटर में कैसे यूज करते हैं। इन्वर्टिबल ऑपरेटर्स इन अलजेब्रा ऑफ द वेक्टर्स ए ऑफ बी। अब हम लोग देखते हैं इन्वर्टिबल ऑपरेटर्स क्या है। कोई मैपिंग मान लीजिए f इज अ मैपिंग फ्रॉम f टू f बी अ लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर होने का कंडीशन वही है कि ये और ये सेम होने चाहिए। तो ये आपका एक लीनियर ऑपरेटर, f को मैंने एक लीनियर ऑपरेटर कंसिडर किया है लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। f इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट हैज एन इनवर्स। f को हम इन्वर्टिबल तब बोलेंगे अगर उसका इनवर्स होगा, मतलब if there exists f inverse in a of b such that f inverse f equals to f into f inverse equals to I। देखिए f जो है इसको हम दो तरह से कंसिडर कर रहे हैं, एक तो एक लीनियर ऑपरेटर बोल रहे हैं और एक इसका लीनियर मैपिंग बोल रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस वाले में हम सीख चुके थे कि कब मैपिंग और ऑपरेटर वगैरह कैसा होता है, क्या होता है उसका कंडीशन, ठीक है। तो अभी इस f को ऑपरेटर ट्रीट करिए। ऑपरेटर इन्वर्टिबल कब होगा, ये इन्वर्टिबल तब होगा जब मान लीजिए f इनवर्स नाम का कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है a ऑफ v में। a ऑफ v मतलब अलजेब्रा ऑफ द वेक्टर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, और f और f इनवर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर f इनवर्स या f को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ठीक है। f इंटू f इनवर्स ऑफ f इनवर्स f मल्टीप्लाइड विद f इंटू f इनवर्स इक्वल्स टू I होना चाहिए। जब ये कंडीशन हो जाएगा तब हम बोलेंगे f इन्वर्टिबल ऑपरेटर है। ध्यान रहे इन्वर्टिबल ऑपरेटर है, उसके लिए ये कंडीशन है। अब सुनो, ऑन द अदर हैंड f इज इन्वर्टिबल एज अ मैपिंग इफ f इज 1 1 on 2। ये तो हम सिखा चुके हैं। मैपिंग कब इनवर्स पॉसिबल है या फंक्शन कब इनवर्स पॉसिबल है, जब वो 1 1 on 2 हो सकता है।
1 1 ऑन 2 मतलब बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव होना कंडीशन अनिवार्य है मैपिंग के तरह उसको इन्वर्स होने के लिए। लेकिन ऑपरेटर का इन्वर्स होने का कंडीशन बस ये है कि एक एफ इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है ए ऑफ वी में और ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज एफ इज इन्वर्टिबल, मान लीजिए एफ आपका इन्वर्टिबल है, देन ओनली 0 बिलोंग्स टू वी कैन मैप इनटू इटसेल्फ, सो एफ इज नॉन सिंगुलर। इन्वर्टिबल होना कंडीशन अनिवार्य है, एफ इन्वर्टिबल अगर है तभी कोई जीरो वेक्टर जीरो पे मैप कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपका कन्वर्स उल्टा जो है, आप द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये जरूरी नहीं कि अगर जीरो, अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब जीरो और उस पर मतलब मैप कर देगा, ठीक है। आप ये स्टेटमेंट याद रखिए, मतलब ये वाला स्टेटमेंट याद रखिए, फिर आप लिख दीजिएगा द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सपोज एफ इज इन्वर्टिबल, अगर एफ इन्वर्टिबल है तो जीरो वेक्टर, जीरो कोई वेक्टर है बिलोंग कर रहा है वी में, कैन मैप इनटू इटसेल्फ, वो खुद पे मैप कर सकता है, इसलिए एफ जो है वो एक नॉन सिंगुलर है। बट द कन्वर्स स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, नोट करिए। थ्योरी हमारी खत्म हो चुकी है, अब आते हैं हम लोग एग्जांपल्स में, प्रॉब्लम्स करते हैं। एग्जांपल है लेट v इज इक्वल टू p ऑफ t द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर k। एक वेक्टर स्पेस मैंने डिफाइन किया है किसका, पॉलिनोमियल्स का, उसको मैंने बोला v इज इक्वल टू p ऑफ t एक वेक्टर स्पेस है पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड k। लेट f बी द मैपिंग ऑन v, लेट f बी द मैपिंग ऑन v that increases by 1 the exponent of t in each term of polynomial। मतलब एक इस तरह का आपका पॉलिनोमियल है जिसमें से आपका जो t का पावर है वो 1 1 1 1 करके कंसेक्यूटिवली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और वो पॉलिनोमियल किसके ऊपर है, एक स्केलर फील्ड k के ऊपर। तो ये वाला आपका फंक्शन है मैपिंग, जैसे f ऑफ a नॉट प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर प्लस डॉट 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 as ts, ठीक है। ये कहने का ये मतलब है जैसे यहाँ पे अंदर में a नॉट है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका a नॉट t, एक पावर बढ़ा देना है। तो यहाँ पे a नॉट है तो यहाँ पे t का पावर कितना है 0, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए t का पावर 1, यहाँ के पावर t का 1 है, यहाँ पे t का पावर 2 आ जाना चाहिए। इस तरह से साइमल्टेनियसली करते करते t का पावर 1 इंक्रीज कर जा रहा है, ये वाला चीज समझ में आया, ठीक है। देन f इज अ लीनियर मैपिंग एंड f इज नॉन सिंगुलर। अगर ऐसी बात है तो f क्या है, एक लीनियर मैपिंग है। लीनियर मैपिंग होने का दो कंडीशन था ना, वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करना, ठीक है। तो इस केस में आपका f एक लीनियर मैपिंग है और साथ ही साथ आपका नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर कहने का ये मतलब कि जीरो वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग ही कोई जीरो आएगा, ठीक है। हाउएवर f इज नॉट ऑन टू एंड सो f इज नॉट इन्वर्टिबल। लेकिन ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने का कंडीशन, ऑन टू इनटू मैंने आपको ट्रिक से फंसाया था, इनटू ऑन टू। ऑन टू कब होता है, जब आपका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो जाता है। जब आपका जो रेंज है वो कोडोमेन के एग्जैक्टली बराबर हो जाता है, उसको हम लोग ऑन टू बोलते हैं। इनटू किसको बोलते हैं, जब आपका जो रेंज है वो सबसेट निकलता है किसी भी कोडोमेन का। तो यही कंडीशन था ना, मैंने आपको क्यों फंसाया था, इसी कारण से फंसाया था ना, ताकि आपको याद रहे। इनटू मतलब सब मरेंगे, त्रिवेदी बचेगा। तो त्रिवेदी कब बचेगा, जब आपका कोडोमेन में से कुछ पोर्शंस बचे रह जाएंगे, मैच नहीं करेंगे, इमेजेस उसके नहीं होंगे। उसी तरह से ऑन टू का मतलब सब मर जाएंगे, त्रिवेदी भी नहीं बचेगा। तो इसमें जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। तो इस वाले पॉलिनोमियल में आपका ये है, जो आपका f है ये है ऑन टू, ऑन टू नहीं है। इसीलिए आप रेंज को कोडोमेन का सबसेट इस केस में बता सकते हैं। और अगर ये ऑन टू नहीं है तब वो इन्वर्टेबल कैसे हो सकता है। इन्वर्टेबल होने के लिए 1 1 ऑन टू होना या बाइजेक्टिव होना मैंडेटरी था, तो यहां तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसी में देखिए द वेक्टर स्पेस, यहां पे जो आपका वेक्टर स्पेस V है, इन द अबव एग्जांपल हैज इनफाइनाइट डायमेंशंस, द सिचुएशन चेंजेस सिग्निफिकेंटली व्हेन V हैज फाइनाइट डायमेंशंस, ठीक है। इसमें तो आपका इनफाइनाइट डायमेंशन है, यहाँ पे आप वेक्टर स्पेस जो है ये एक इनफाइनाइट डायमेंशन है, क्योंकि आप s का वैल्यू तो जो मर्जी लेना हो ले सकते हैं। s का कोई थोड़ी फिक्स है कि आपका यही फिक्स कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इनफाइनाइट डायमेंशंस हो गया। लेकिन जब आपका वेक्टर स्पेस एक फाइनाइट डायमेंशन का हो जाएगा तब उस केस में आपका सिचुएशन बदल जाएगा, ठीक है। थ्योरम इसमें ये है, लेट f बी अ लीनियर ऑपरेटर। यहां पे आप कंसिडर करिए f को एक लीनियर ऑपरेटर है हमारे पास ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस।
फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ये था आपका इनफाइनाइट वाला केस। लेकिन अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक f जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, कहां पे, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर। अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर है तब क्या चेंजेस होंगे वो देखिए। सबसे पहली बात तो ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर तो पहले भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा 1 1 होना चाहिए, ठीक है। फिर ऑन टू होना चाहिए और इन्वर्टिबल, 1 1 ऑन टू हो गया तो इन्वर्टिबल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो जब आपका पॉलिनोमियल इनफाइनाइट डायमेंशन का होता है तब वो इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर उस पॉलिनोमियल पे जो आप मैपिंग कर रहे हो वो इन्वर्टिबल नहीं होता। लेकिन जब आपका वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन का होता है उसके ऊपर जब आप मैपिंग या ऑपरेटर करते हो तब वो इन्वर्टिबल होता है, ठीक है। तो यहां पे इन्वर्टिबल नहीं था लेकिन फाइनाइट जैसे मैंने कर दिया तो वो बन गया इन्वर्टिबल। समझ में आया? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देखो, लेट f बी द लीनियर ऑपरेटर ऑन r स्क्वायर डिफाइंड बाय f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई 3x प्लस 2y। एक मैपिंग का दिया हुआ है फंक्शन, रूल बोल दिया f ऑफ एक्स वाई मतलब ये होता है, और f को बोला एक लीनियर ऑपरेटर है। ध्यान रहे लीनियर ऑपरेटर बोला, हम अंतर बता दिए थे कब ऑपरेटर इन्वर्टेबल होता है और कब मैपिंग इन्वर्टेबल होता है, दोनों का कंडीशन अलग अलग था। आपको दिखाना है कि f जो है ये इन्वर्टेबल है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स का फॉर्मूला निकलेगा, तो वो निकाल दीजिए। तो ऑपरेटर का इन्वर्टिबल होने का तो एक ही कंडीशन था कि अगर आप दिखा सकते हैं किसी तरह से कि नॉन सिंगुलर है तब इन्वर्टिबल तो हो जाएगा। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या किए, सेट कर दिए एफ ऑफ एक्स वाई बराबर 0,0। जब ऐसा कर दिए तो हमको क्या मिलेगा, एक होमोजीनियस सिस्टम मिलेगा। तो 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 0 और 3x प्लस 2y ये बराबर हो जाएगा 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि f एक नॉन सिंगुलर है और साथ ही साथ इन्वर्टिबल है, ठीक है ना। इन्वर्टिबल कब होता है, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू, याद करो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाला केसेस, ax इज इक्वल टू b, याद करो ax इज इक्वल टू 0, होमोजीनियस सिस्टम हम दिखा दिए हैं। ये इन्वर्टिबल कब होगा, a का इनवर्स आप कब निकाल सकते हैं, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, ठीक है ना। तो इस केस में आप इस तरह से लिखे, आप दूसरा तरीके से भी जा सकते हैं कि आप दिखाएंगे द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस इज, क्या होगा बताओ, 2 1 3 2 and the determinant of the let a is equal to this and determinant of a is equal to 2 दूनी 4 minus 3 मतलब 1 and not equal to 0, since the determinant of the coefficient matrix is not equal to 1 and hence we can say that this function is invertible, or rather we can find the inverse of this particular matrix। clear है ना। दूसरा पार्ट है कि अगर ऐसी बात है तो आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। let f of xy is equal to s, t। यहाँ पे क्या इसका ये मतलब है f ऑफ एक्स वाई की जगह ये लिखेंगे ना तो ये बराबर हो जाएगा s, ठीक है। तो ये भी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दिया, 2x प्लस वाई बराबर s और 3x प्लस 2y बराबर t, ठीक है। दोनों को सॉल्व करोगे तो आप x का निकाल सकते हो, x को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ, y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना दो। क्यों बनाओ, देखो इधर, क्योंकि अगर f ऑफ एक्स वाई को आपने सेट किया है st, तो अगर आप इसका इनवर्स निकालते तो आपको एक्स वाई मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल। तो मैंने एक फॉर्मूला डेवलप किया, एफ इनवर्स ऑफ एस टी इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। तो एफ इनवर्स ऑफ एस टी, यहां पे मैंने एक्स को ये चीज लिखा है, वाई को ये चीज लिखा है, परफेक्ट। तो एफ इनवर्स एस टी क्या हो जाएगा बताओ, एफ इनवर्स एस टी का वैल्यू हम यहां पे निकाले हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। तो एक्स को क्या निकाले, 2s माइनस टी, बैठा हो यहाँ पे। y को क्या निकाले, 3s माइनस 2t, बैठा दो यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला डेवलप हुआ। क्योंकि आपको x और y के टर्म्स में लिखना है इसलिए आप s को भगा के x कर दीजिएगा और t को भगा के y कर दीजिएगा। तो ये वाला आपका बेसिकली फॉर्मूला बन गया f इनवर्स ऑफ x, y, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x y का देना है ना, आपका f इनवर्स का फंक्शन निकाल रहे हो, फॉर्मूला निकाल रहे हो, तो x y के टर्म्स में निकाल रहे हो। एस टी तो मैंने एज्यूम किया था आपको उसको सॉल्व करने के लिए, क्लियर है, नोट करिए। क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच डायग्राम डिफाइंस अ मैपिंग फ्रॉम ए का एलिमेंट्स ABC एंड B का एलिमेंट्स XYZ। आप 3 डायग्राम देखो और बताओ कि कौन से डायग्राम आप मैपिंग रिप्रेजेंट करें, कौन से नहीं। पहला क्या बोलेंगे, इसको मैपिंग है या नहीं है।
नो, दिस इज नॉट अ मैपिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका बी एलिमेंट छूट गया। मैपिंग होने का या फंक्शन होने का दो कंडीशन बताए थे। सब लड़ेंगे, एक म्यान में एक ही तलवार होगी। सब लड़ रहे हैं क्या? नहीं, ये तो आराम कर रहा है, तो नहीं होगा। ये वाला देखो, सब लड़ेंगे लेकिन एक म्यान में एक ही तलवार होगी। इसके पास तो दो तलवार है, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी गया। यहाँ पे सब लड़ेंगे, क्या सब लड़ रहे हैं? हाँ, एक म्यान में एक ही तलवार होगी, यस। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये मैपिंग। इधर छूट जाए नहीं छूट जाए हमसे कोई लेना देना नहीं, हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोला एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी और जी इज अ मैपिंग फ्रॉम बी टू सी, मतलब इसका जो आउटपुट है ये इसका इनपुट बन जाएगा। तो ये कॉम्पोजिशन वाला रिलेशन शो कर रहा है। ये डिफाइन किया, मतलब एक फिगर दे दिया आपको, बोला कि ये चलो डिफाइन है। आप निकाल दो जी सर्कल एफ, जी गोला एफ निकालो इस मैपिंग पे, ए से सी पे। ए से आपको सी पे जाना है, तो देखो ए से सी पे जाना है। ये ए से कैसे जाओगे? ए से सी पे जाने के लिए आपको बी का रास्ता अपनाना पड़ेगा, बी से होके जाना पड़ेगा ना। तो ये सबसे पहले तो फंक्शन एफ, फिर फंक्शन जी। कहने का ये मतलब है जी सर्कल एफ पूरे पे लगाना, मतलब इनपुट में आपको क्या देना है? ए के सारे एलिमेंट्स। मतलब इसको अगर फाइंड करना है जी सर्कल एफ, तो इस पे आप फाइंड करोगे सब का। एक पे लगा दो, फिर जी सर्कल एफ बी पे लगा दो, फिर जी सर्कल एफ जी गोला एफ आप सी पे लगा दो। इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ ए, जी ऑफ एफ ऑफ ए। इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ बी। इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ सी। ठीक है। अब देखो एफ ऑफ ए का मतलब इसका इमेज, एफ ऑफ ए मतलब इसमें जो आपका इमेज बना है। एफ ऑफ ए का इमेज क्या है? वाई है, तो यहां पे फाइंड करोगे जी ऑफ वाई। यहां पे बी का इमेज क्या है? बी का इमेज है एक्स, तो यहां पे लिखोगे जी ऑफ एक्स। सी का इमेज है सी का इमेज है वाई, तो यहां पे लिखेंगे जी ऑफ वाई। ठीक है। अब जी फंक्शन में आ जाओ, जी फंक्शन इधर आ गए। जी ऑफ वाई निकालना है, तो वाई का इमेज मतलब टी, तो इसका आंसर होगा टी। जी ऑफ एक्स मतलब एस, और जी ऑफ वाई मतलब फिर से आपको टी। समझ में आया? तो आप क्या बोलोगे? जी सर्कल एफ ए बी सी, तो ये चीज हो गया। इसको आपको सेट में रिप्रेजेंट करना है, तो आप लिखोगे जी सर्कल एफ। आपने ऑपरेशन कहाँ लगाया था? ए सर्कल सी पे, ए गोज टू सी पे, तो ये एक सेट देगा किसका? एस और टी का देगा। ये हो गया आपका पहला का आंसर। फिर आपको निकालना है, इमेजेस निकालना है एफ का और जी का, और जी सर्कल एफ का। तो इमेज निकालना है मुझे एफ का। एफ फंक्शन का इमेज बताओ, हमको तो दिख रहा है एक्स और वाई। एक्स और वाई घायल हुए हैं, जो घायल होते हैं उसी को तो इमेज बोलते हैं। तो एक्स और वाई इसका इमेज हो गया। साथ ही साथ इमेज ऑफ जी फाइंड करना है हमको। जी फंक्शन पे देखो कौन घायल हुए हैं? आर एस टी, तीनों घायल हो गए, तो यहां पे लिख देंगे हम आर एस और टी। लेकिन इमेज फाइंड करना है जी सर्कल एफ का, तो लिखेंगे इमेज ऑफ जी सर्कल एफ। देखो देखो जी सर्कल एफ पे आपको क्या मिला है? एस और टी मिला है, तो सिर्फ आप लिखोगे एस और टी। ध्यान रखो कि यहाँ पे इमेज जी सर्कल एफ में एस और टी है, और इमेज ऑफ जी में आर एस टी है। यहाँ पे आर मत कर देना, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन फंक्शन का है। कॉम्पोजिशन फंक्शन का आउटपुट मेरे को सिर्फ दो मिल रहा है, एस और टी, इसलिए सिर्फ यहाँ पे एस और टी है, आर नहीं है। समझ में आया ना? नोट करिए। Consider the mapping f from R2 to R2 defined by f of xy is equal to 3y, 2x। एक फंक्शन एक मैपिंग आपको बोल दिया कि f of xy का मतलब ही है 3y, 2x। और ये मैपिंग कैसा है? R2 से R2, मतलब 2 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में ही है रियल में। लेट S बी द यूनिट सर्कल इन R2। R2 मतलब यूनिट सर्कल क्या होता है? प्लेन बनता है ना, मतलब कैसे ऐसा कुछ एक यूनिट सर्कल है, तो इसी यूनिट सर्कल S ये बता रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको डिस्क्राइब करना है कि एफ ऑफ एस क्या है उसमें, साथ ही साथ फाइंड करना है आपको उसका एक इनवर्स। मतलब ये आपको ये डिफाइन करना है एस क्या है, वो एफ ऑफ एस क्या है। अगर आप एफ ऑफ एक्स वाई अगर ये दिया हुआ है और एस अगर ये आपका यूनिट सर्कल है किसी भी R2 में, तो एफ ऑफ एस अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा? देखो कैसे बनाते हैं। लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ एस। हमको तो ये पता है कि एफ ऑफ एस जब हम निकालेंगे ना इसमें, तो वो तो R2 होना चाहिए, मतलब 2 डायमेंशनल होना चाहिए, 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। इसलिए मैंने माना लेट ए कॉमा बी एन एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ एस। देयर एग्जिस्ट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए कॉमा बी। मैंने ये चीज एज्यूम किया है। देखो इधर
एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3y, 2x। तो यहाँ पे आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे जा रहा है आपका, ये रहा आपका डोमेन और ये रहा आपका कोडोमेन, ठीक है। डोमेन और कोडोमेन रहा, तो एफ ऑफ एक्स वाई को मैंने मान लिया है a, b। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 3y, 2x इज इक्वल टू a, b? बिल्कुल। तो जब आप कंपेयर करोगे तो 3y बराबर a हो जाएगा, 2x बराबर b हो जाएगा। यहां से आप y निकालोगे a/3, x निकालोगे b/2। और मुझे ये भी पता है कि जो xy है वो s का ही एक एलिमेंट है, तो आपको ये सॉल्यूशन सेट दे चुका है ऑलरेडी, x² + y² बराबर 1। तो आपने वही चीज़ यूज़ किया और x के जगह पे b/2 डाला, y के जगह पे a/3 डाला, दोनों का स्क्वायर किया, इक्वल टू 1 किया। जब आपने ये सॉल्व किया तो आपको कुछ इस तरह से रिलेशन पता चला, मतलब a²/9 + b²/4 इज इक्वल टू 1। अब a के जगह मैंने फिर से x डाल दिया और b के जगह मैंने फिर से y डाल दिया, तो यहाँ पे आप y डाल दो, ठीक है। तो फाइनली क्या मिला आपको? इक्वेशन मिला। अब पता करो कैसा इक्वेशन है, इसको क्या बोलते हैं? एलिप्स बोलते हैं। इसीलिए हम बोलेंगे कि एफ ऑफ एस जो है वो और कुछ नहीं, एलिप्स है। दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। जैसे आपको पता चला एफ ऑफ एस है, तो एफ इनवर्स ऑफ एस क्या हो जाएगा? तो एफ इनवर्स एस पता करने के लिए हम फिर से अज्यूम कर रहे हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी, जहां पे आपका जो ए बी है वो एस का एक एलिमेंट है। तो इससे आप कंपेयर करोगे 3y, 2x बराबर ए बी, तो यहाँ से 3a को लिखोगे a और 2x को लिखोगे b। जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से अभी a के जगह पे आपको 3y डालना है और b के जगह पे आपको 2x डालना है, ठीक है ना। तो क्योंकि a b s का एलिमेंट है, इसलिए हम a डायरेक्टली पुट करेंगे इसमें, a² + b² इज इक्वल टू 1। अब a के जगह पे आप 3y डाल दोगे और b के जगह पे आप 2x डाल दोगे, इसको भी डालोगे तो xy के टर्म्स में आ जाएगा आपका इक्वेशन। तो ये भी आपका क्या है? एलिप्स है। तो इसलिए आप बोल सकते हो जो आपका f इनवर्स s है वो भी एक एलिप्स है। देखो प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल रहते हैं, प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं, जो भी हमको दिमाग लगाना रहता है उसके जो प्रीवियस वाला जो डेफिनेशंस है, थ्योरम्स है या थ्योरीज वगैरह है, वो सब पे दिमाग लगाना पड़ता है, उस सब का जिस्ट पता करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। उसको आप अगर समराइज करके आप अच्छे से समझ पाते हो तो बस प्रॉब्लम अप्लाई करने में क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अगला प्रॉब्लम देखिए। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, लेट G इज अ मैपिंग फ्रॉम R3 to R3 बी द लीनियर मैपिंग, डिफाइंड G ऑफ XYZ इज इक्वल टू x + 2y - z, y + z, x + y - 2z, फाइंड अ बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ G एंड कर्नल ऑफ G। मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते जाते रहते हैं और काफ़ी आसान भी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सीख लो कैसे सीखना है। सबसे पहले तो हमको पहला स्टेटमेंट पढ़ो। G क्या है? एक मैपिंग है। कहाँ से कहाँ? जब भी मैपिंग होता है तो समथिंग टू समथिंग होता है। इधर वाला जो समथिंग होता है वो होता है डोमेन, इधर वाला जो समथिंग होता है वो होता है कोडोमेन। तो डोमेन क्या है? R3, मतलब 3 डायमेंशनल है, 3 एलिमेंट्स होंगे इनपुट में। यहाँ पे भी कोडोमेन है R3, मतलब जो आउटपुट आपको मिलेगा वो भी 3 टर्म्स में मिलेगा या फिर एक वेक्टर होगा जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, ऐसा कुछ होगा, 3 डायमेंशनल होगा, ठीक। और ये जो मैपिंग है इसका डेफिनेशन आपको दे दिया, क्या रूल है, क्या प्रोसेस है। मतलब x ट्रांसफॉर्म कर जाएगा इसमें, y ट्रांसफॉर्म करेगा इसमें और z आपका ट्रांसफॉर्म कर जाएगा इसमें। आपको रूल बता दिया। आपको फाइंड करना है सबसे पहले तो इसका इमेज और इसका कर्नल। कर्नल और इमेज हम लोग सिखा चुके हैं। कर्नल क्या होता है? कर्नल का मतलब होता है जो वैल्यू, वेक्टर की वो वैल्यू जो इस फंक्शन को जीरो कर दे। वेक्टर की g ऑफ v इज इक्वल टू 0, मतलब v की वो वैल्यू जो इस फंक्शन को या मैपिंग को जीरो कर दे, उसको बोलते हैं कर्नल। इमेज मतलब आपको तो पता है, इमेज मतलब जहां पे आपका जो जो प्रोजेक्शंस आपका मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इमेज निकालते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम में आपका इमेज निकालने के लिए फाइंड द इमेजेस ऑफ द यूजुअल बेसिस ऑफ R3। यूजुअल बेसिस कहने का मतलब सिखाए हैं, बेसिस जानते हो ना, बेसिस मतलब वो सारे वेक्टर्स जो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर देते हैं। तो यूजुअल बेसिस मतलब ये और ये। पहला होता है जिसमें पहला एलिमेंट 0 बाकी पहला एलिमेंट 1 बाकी सब 0। दूसरा वाले वेक्टर में दूसरा वाला एलिमेंट होगा 1 बाकी सब 0।
तीसरा वाले वेक्टर में आपका थर्ड एलिमेंट होगा 1, बाकी सब हो जाएंगे 0। क्योंकि यहाँ पे R3 है इसलिए सिर्फ ये लिया गया है। R4 रहता तब 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। R5 रहता तब उसी तरह से प्रोसीड करते हैं। तो आपको ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको यूजुअल बेसिस का ये सारी वैल्यूज आपकी जी जो आपका रूल है मैपिंग है वो आपको फाइंड करना है। तो जी ऑफ ये फाइंड किया 1 0 1, जी ऑफ ये फाइंड किया 2 1 1, जी ऑफ ये फाइंड किया ये। ठीक है, हमको ये भी पता है कि जो आपका इमेज वेक्टर्स होता है ना, ये आप इमेज ये जो मैपिंग है इसके इमेज को स्पैन करता है। ये भी स्टेटमेंट हम लोग सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? जो आपका इमेज वेक्टर्स ये सारे क्या हैं? ये सब कहलाएंगे आपके इमेज वेक्टर्स। इमेज वेक्टर्स ये सब क्या है? आपके इमेज वेक्टर्स हैं। तो ये सब वेक्टर्स मिलकर के जी के इमेज को स्पैन करेगा, मतलब इसी 3 वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को लेकर के आप बाकी के सारे वेक्टर्स आप बना सकते हो। तो ये इसका बेसिस हो गया। ठीक है, तो ये स्पैन करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये सारे वेक्टर्स को उठाएंगे और एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में पुट कर देंगे। तो एक मैट्रिक्स बना है M, लेकिन ये तो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा एशेलन फॉर्मेट में। तो ये कुछ ऑपरेशन लगाया, ये मिला, फाइनली आपको ये मिला। हो सकता है कि कुछ लोग कुछ और ऑपरेशन मिलाए तो यहाँ पे बीच में कुछ और मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। अंत में आपको जो मिलेगा रो रेड्यूस्ड एशेलन फॉर्म, वो आपका यही मिलेगा। देखो एशेलन फॉर्म अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन रो रेड्यूस्ड एशेलन फॉर्म जो होता है ना, जिसमें आपका पीवोट एलिमेंट 1 और बाकी सब 0, दूसरे में पीवोट एलिमेंट 1 बाकी सब 0, तो ऐसा वाला यूनिक ही होता है। ये अलग अलग आंसर नहीं आएगा। तो ये आपका यूनिक मिला, तो इसको आपने कन्वर्ट किया किसमें? रो रेड्यूस्ड एशेलन फॉर्म या रो कैनोनिकल फॉर्म में। रो रेड्यूस्ड कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे जितने भी नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं, नॉन जीरो रोज, यही बेसिस फॉर्म कर देंगे किसका? इमेज ऑफ जी का। ठीक है, तो ये बन गए आपके बेसिस इमेज ऑफ जी का। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना था? सबसे पहले तो आपने फाइंड करना था इमेज ऑफ जी। ठीक है, तो इमेज ऑफ जी आपको तो ये पता चल गया। इसको आपने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, एशेलन फॉर्म में रो रेड्यूस में कन्वर्ट किया, तो इसका बेसिस पता चल गया। इमेज ऑफ जी का बेसिस, बेसिस मतलब जो इस पूरे इमेज को स्पैन करेंगे। तो यहां पे तो 0 है तो इसको हटाओ, जो नॉन जीरो है ये दोनों। अब डायमेंशन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, इसलिए डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ जी हो गया 2। समझ में आया ना? तो पहला पार्ट क्लियर। दूसरा कर्नल निकालना है। कर्नल का मतलब वैसे सारे वैल्यूज जो उस मैपिंग को 0 कर दे। तो यहां पे मुझे पता है g ऑफ एक्स वाई जेड बराबर ये होता है, तो मैंने सेट कर दिया g ऑफ v बराबर 0, और v को मैंने मान लिया कोई भी एक रैंडम वेक्टर एक्स वाई जेड। तो जब मैं इसमें पुट कर रहा हूं एक्स वाई जेड, तो मेरे को ये मिलना है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि g ऑफ एक्स वाई जेड ये है। लेकिन ये 0 कब होगा? जब आपका हर एलिमेंट 0 होगा। दिस बराबर 0, दिस बराबर 0, दिस बराबर 0, क्योंकि आपके इसी तरह से डिफाइंड है। x ट्रांसफॉर्म करना है इसमें, y को ट्रांसफॉर्म करना है दूसरे वाले में, z को ट्रांसफॉर्म करना है इस वाले में। ये कहने का ये मतलब है, जी मैपिंग का मतलब ही है। लेकिन इसी तरह से ये मैंने क्या कर दिया, ये इसको ट्रांसफॉर्म किया, y का मतलब है ये और z का मतलब है। आपको 0 प्रूव करना है तो आप लिखोगे ना 3 डायमेंशन में 0 0। इसका मतलब है दिस बराबर 0, इसका मतलब है दिस बराबर 0, इसका मतलब है दिस बराबर 0। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिला, 3 इक्वेशंस मिले, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0। आप उसको ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और इस तरह का आपका आएगा। तो यहां पे ये जो होता है पहला वाला, इसको क्या बोलते हैं? लीडिंग अननोन्स। बहुत पहले, सदियों पहले सीखे हैं, 3rd 4th 5th लेक्चर में आई गेस। तो यहाँ पे लीडिंग अननोन्स है और बाकी के जो बच गए वो फ्री वेरिएबल्स। तो फ्री वेरिएबल कौन है? जेड है। काउंट करो कितने फ्री वेरिएबल। जितने फ्री वेरिएबल्स होते हैं उतना ही डायमेंशन होता है। ठीक है ना? तो ये तो आपको एक्स और वाई, आपका ये कर्नल ऑफ जी मतलब मिल गया। ये कर्नल ऑफ जी, कर्नल ऑफ जी का मतलब देखो ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट है ना, तो यहां पे आप फ्री वेरिएबल्स है, तो इसको किसके फॉर्मेट में लिखोगे? लीडिंग अननोन्स है तो हम लोग क्या करते हैं, लीडिंग अननोन्स को फ्री वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं। तो यहां पे मेरा सॉल्यूशन क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू माइनस जेड मिला। ठीक है ना? उसी तरह से x इज इक्वल टू मिलेगा।
तो आप काउंट करोगे कितने फ्री वेरिएबल्स हैं तो उतना ही उसका डायमेंशन होता है। और कर्नल तो पता है कि वो सारे वैल्यूज जो इस पूरे चीज को आप 0 पुट करते हैं बस। तो इसीलिए यहाँ पे देखो z को 1 माना है, मान लिया z को y इज इक्वल टू है ना, तो आप z का मर्जी कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने माना ठीक है चलो z की वैल्यू है 1। अगर z है 1 तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी -1, x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो एक वेक्टर आपको मिला कि नहीं। तो ये क्या करेगा, ये एक बेसिस फॉर्म किया है किसका, कर्नल का, ठीक है ना। तो एक ऐसा वैल्यू है जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपका जी का जो मैपिंग है उसकी वैल्यू हो जा रही है 0, इसलिए ये बोलेंगे कि ये बेसिस फॉर्म कर रहा है कर्नल ऑफ जी का, राइट। उसी तरह से जितना फ्री वेरिएबल्स होता है वही उसका डायमेंशन हो जाता है। समझ में है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द मैपिंग ए फ्रॉम R4 टू R3। अब गौर करो, मैपिंग ए फ्रॉम R4 टू R3, जब भी यहां पे आपका अलग दिख जाए तो समझ आना ये तो मैट्रिक्स वाला होना ही है। ये आपका कॉलम्स, ये आपका रोज, 3 रो 4 कॉलम, अरे देखो दे दिया मैट्रिक्स ए 1 2 3 1 1 3 5 -2 3 8 13 और -3, कितने रो कितने कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, वही तो होता है ना, इधर रो लिखते हैं इधर कॉलम लिखते हैं, परफेक्ट। फाइंड अ बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ ए कर्नल ऑफ ए। इसका आप इमेज निकालो, इसका कर्नल निकालो। किसी मैट्रिक्स का इमेज कैसे निकालते हैं, कर्नल कैसे निकालते हैं सिखाए ना। इमेज निकालने के लिए आपको उसका कॉलम स्पेस निकालना है बस। इमेज, किसी मैट्रिक्स का इमेज निकालने के लिए उसका आपको कॉलम स्पेस निकाल देना है। कॉलम स्पेस मतलब जो भी मैट्रिक्स दिया है इसको आप ट्रांसपोज में लिख दो, मतलब कॉलम्स के टर्म्स में, रोज को कन्वर्ट कर दो कॉलम्स में, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ये। अब इसको आप एशेलन फॉर्म में रो रेड्यूस्ड, ध्यान रहे रो रेड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। रो रेड्यूस्ड किसको बोलते हैं, जिसमें पिवट एलिमेंट 1 होता है और उसके नीचे सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, तो ये रो रेड्यूस्ड एशेलन फॉर्म है। तो कोई मैट्रिक्स दिया उसको ट्रांसपोज कन्वर्ट करो, ट्रांसपोज्ड वाले मैट्रिक्स को रो रेड्यूस्ड में कन्वर्ट कर दो, जितने भी नॉन जीरो रोज हो जाएंगे वो हो जाएंगे उसके बेसिस। जितने भी नॉन जीरो रोज हो गए वो हो जाएंगे उसके बेसिस। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 1 1 3 और 0 1 2 ये दोनों मिलकर के बेसिस फॉर्म करेंगे किसका, इमेज ऑफ ए का, ठीक है ना बस। और डायमेंशन तो आपको पता है, जितने एलिमेंट्स हैं मतलब बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको काउंट करोगे तो वो उसका डायमेंशन बन जाएगा। समझ में आया तो। कॉलम स्पेस है ना ये, तो कॉलम स्पेस बन गया इमेज ऑफ ए, तो इसका इमेज क्या है, ये बन गया इसका इमेज। और इस इमेज के कितने क्या है बेसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब नॉन जीरो वेक्टर्स या नॉन जीरो रोज। समझ में आया तो। नेक्स्ट, कर्नल ए क्या होता है, कर्नल मैट्रिक्स का कर्नल निकालना है तो उसका सॉल्यूशन स्पेस होता है। जैसे ये है, इसका एक होमोजीनियस सिस्टम बना लो, इस होमोजीनियस सिस्टम का जो भी आपका सॉल्यूशन स्पेस होगा वही कर्नल बनेगा। इमेज क्या होता था, इसका कॉलम स्पेस, और कर्नल क्या होता है, इसका सॉल्यूशन स्पेस, याद रखना। तो एक होमोजीनियस सिस्टम सपोज मेरे को फाइंड करना है ax = 0, जिसमें a मेरे को दिया हुआ है, तो a मैंने लिख लिया यहाँ पे, और x ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वेक्टर में लिखना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे देखो कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो इधर क्या चाहिए, 4 रो, ये आना चाहिए 4 रोज, तभी तो ये कटेगा ना, वरना कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने मान लिया चलो x = x y z ट्रांसपोज, या फिर आप वर्टिकली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने हॉरिजॉन्टल लिख के माथे पे ट्रांसपोज दे दिया, मतलब वही है। तो आप यहाँ से आप x y z की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, बस वही बन जाएगा। तो क्या करेंगे आप, इसको पहले आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जब आप इक्वेशंस के टर्म्स में, मतलब इसको आप पहले इसमें लिखेंगे, रो रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस वाले मैट्रिक्स को, फिर इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ट्रायंगुलर फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट कर डालेंगे। जब आपने इसमें कन्वर्ट किया तो फिर यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से दिख रहा है आपको कि ये x है और ये जो y है ये सारे के सारे हैं नॉन लीडिंग अननोन्स, और बाकी के सारे जितने हैं वो हैं फ्री वेरिएबल्स। काउंट करो, लीडिंग अननोन्स है हमारा x और y, फ्री वेरिएबल्स है हमारा z और t, मतलब z की वैल्यू और t की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं और उसी के टर्म्स में हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यही मतलब होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, z के जगह पे 1 पुट किया और t के जगह पे 0 पुट किया। जनरली यही करते हैं,
एक बार z को 1 करो, t को 0 को पुट करो तो आपका इस सॉल्यूशन वेक्टर मिलेगा। उसी तरह से दूसरे बार में रिवर्स कर दो, z को 0 पुट करो, t को 1 पुट करो, तब आपका एक सॉल्यूशन वेक्टर मिलेगा। और आपको पता है जितने फ्री वेरिएबल्स होते हैं उतना ही उसका डायमेंशन होता है, मतलब बेसिस में उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए। प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में फ्री वेरिएबल एक था, मतलब डायमेंशन कितना था, एक, मतलब उस डायमेंशन मतलब बेसिस में जो एलिमेंट होंगे वो एक ही होंगे। यहाँ पे बेसिस में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 2, इसीलिए ये लिखा है। ठीक है ना। तो ये जैसे ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर के बेसिस फॉर्म कर रहे हैं किसका, कर्नल ऑफ ए का। ठीक है ना, कर्नल ऑफ ए का। आई होप काफी अच्छे से सबको समझ में होगा, अब तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कर्नल इमेज जो बहुत परेशान थे आप, कर्नल क्या होता है, इमेज क्या होता है, आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। नोट करिए। आज का आखिरी सवाल, लेट f इज अ मैपिंग फ्रॉम R3 टू R2। R3 से R2 जाना है। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, मेरे को पता है 2 रो 3 कॉलम वाले एक मैट्रिक्स है बस। एंड G इज अ मैपिंग फ्रॉम R2 टू R2, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हमसे वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे। तो 3 डायमेंशन को प्रोजेक्ट करना है 2 डायमेंशन में, और आपको 2 डायमेंशन को प्रोजेक्ट करना है या फिर उसका मैपिंग करना है 2 डायमेंशन में। ठीक है, बी डिफाइंड, आपको बोल दिया ये जो फंक्शन है या रूल है, ये f ऑफ एक्स वाई जेड बराबर ये और g ऑफ एक्स वाई बराबर ये। ठीक, कभी कभी होता है क्या है कि ये वाला डायमेंशन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इसमें, तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपका मैट्रिक्स ही फॉर्मेट में रहे। अगर मैट्रिक्स वाला फॉर्मेट में रहेगा तो आपको मैट्रिक्स दे देगा, मतलब क्या है आपका उसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वगैरह डिफाइन कर देगा। यहाँ पे नहीं दिया है तो ठीक है, हम उसको मैट्रिक्स कंसिडर नहीं करेंगे, उसको नॉर्मल वेक्टर जैसे कंसिडर करते हैं उसी तरह से कंसिडर करेंगे। 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन या फिर 2 डायमेंशन से 2 डायमेंशन, दोनों रूल्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, f और g दोनों। बोला यहाँ पे डिराइव द फॉर्मूलाज फॉर दिस, g ऑफ f, g सर्कल f मतलब g गोला f निकालो और f गोला g निकालो। अरे बात आसान, मुझे पता है g गोला f का मतलब क्या होता है। g गोला f मतलब g ऑफ f निकालना है, ठीक, लेकिन किस पे निकालना है ये पता करना है मुझे। बाय डिफॉल्ट आप यहां पे क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड ही लिखोगे ना। जी सर्कल एफ आप किस पे लगा रहे हो, जी सर्कल एफ आप किस पे लगा रहे हो, एक्स वाई जेड पे लगा रहे हो। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो इसको, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड। अब सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाई जेड निकालो। क्या है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये है, अंदर में लिख दो 2x y प्लस जेड। ठीक है, और मुझे पता है g ऑफ एक्स वाई बराबर वाई एक्स होता है, g ऑफ एक्स वाई बराबर वाई एक्स होता है। तो इसका मतलब है कि x के जगह पे y आ जाएगा और y के जगह x आ जाएगा, वही तो करना है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, फाइनली स्वैप कर जाएगा, तो ये बन जाएगा y प्लस जेड कॉमा 2x। बस हो गया आपका आंसर, ये बन गया इसका फॉर्मूला g सर्कल f। उल्टा चलें, उल्टा जाते हैं, आपको f सर्कल g निकालना है। इस कहने का ये मतलब है, इसको आप ऑपरेशन लगा दोगे कहाँ पे, f सर्कल g किसके ऊपर लगाना है आपको। सपोज यहाँ पे इसको आप क्या बोल सकते हो, f ऑफ g ऑफ समथिंग, f ऑफ g ऑफ समथिंग। तो यहाँ देखो g ऑफ समथिंग मतलब यहाँ एक्स वाई डालना है। अब देखो g ऑफ एक्स वाई मतलब वाई एक्स। अब गौर से सुनिए, f ऑफ ये निकालना है, लेकिन यहां पे तो आपको f ऑफ 3 डायमेंशन में है, कोई थर्ड एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो आप बोलोगे जी एफ दिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसका इमेज अवेलेबल ही नहीं है, नहीं है ना अवेलेबल, तो इसीलिए आप लिख सकते हो कि f सर्कल g इज नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे आप f, ये आपका g सर्कल f आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने आपको हल्के फुल्के रिलेटेड चीज़ें जो थी, ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह, वो सारी चीज़ों को, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम देख चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग
कोर सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विथ मैपिंग्स, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मैपिंग्स का एक गहरा रिश्ता देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी तक जितना हम लोग सीखे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आपका बेस तैयार हो चुका है लीनियर अलजेब्रा का। एक लेक्चर और मुझे चाहिए, 1 या 2 लेक्चर चाहिए, जिसमें मैं लीनियर मैपिंग और मैट्रिक्स का कॉम्बाइंड करके उसका कोर रिलेशन, आपको सारा फॉर्मूलाज, थ्योरीज वगैरह वो सब चीज़ बता दूंगा। उसके बाद फिर उसका प्रॉब्लम्स हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। उसके बाद तो फिर मजे ही मजे हैं, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स ऑपरेशंस, आसान चीज़ एकदम, बिल्कुल भी आसान। आई होप चीज़ें बहुत ही आसान हो गई। मैंने आपको बताया था कड़वी दवाई स्टार्टिंग में मैंने आपको खिला दी है और आपका बीमारी ठीक हो रहा होगा। जो लीनियर अलजेब्रा के आपको भय था, डर था, वो सब कम हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद, पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप देखिएगा लीनियर अलजेब्रा का PYQs जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कैसे बनता है, एकदम आसान आसान। मेरी गारंटी है कि आप पूरा कोर्स आप अच्छे से अटेंड कर लेंगे। तीनों प्लेलिस्ट, मतलब अगर उतना, मतलब आपका ये जो रहा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर सीरीज, फिर आपका क्वेश्चन सीरीज, और होपफुली अगर थ्योरम्स भी अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये तीनों सेट्स अगर हम लोग का कंप्लीट हो जाता है सारे कोर्सेज का, गारंटी, मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि जनरली जो क्वेश्चंस होंगे ना वो कोर्सेज से ही आएंगे। हमारे चैनल के कोर्सेज से जितने भी मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा दे, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे 80 to 90%। और आपको पता है बाकी का 10% अनसर्टेनिटी हर चीज़ में रहता है, उसका कोई गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी इतने सारे टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस आपको लगवा दूं कि चीज़ें काफ़ी आसान हो जाए होपफुली। तब तक अगर ऑप्शनल रहा तो मे बी अगले साल तो ऑप्शनल रहने का चांसेस है, लेकिन ये क्या अजीब सा कमिटी है, क्या है पता नहीं, मैथमेटिक्स में ऑप्शनल रहेगा कि नहीं रहेगा, आई डोंट नो। बट 2021 में तो श्योर है उसमें रहेगा, 22 वालों के लिए श्योर नहीं है, हो भी रह सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जो भी हो आप अपना मेहनत करते रहिए। ये अगर नहीं भी होगा तो, लेकिन जो भी है ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उनके लिए तो कोर्सेज अवेलेबल रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।